मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब सही सलामत हैं। आज थोड़ा ठंड कम था तो मैंने सोचा कि निकलता हूँ थोड़ी छोटी सी राइड पे। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपना इनिशियल थोड़ा ओनरशिप एक्सपीरियंस का रिव्यू दूँगा, तो ये वीडियो उसी के बारे में होगी। तो मैंने अभी तक 443 किलोमीटर चला लिया, तो एंड मेरी फ़र्स्ट सर्विसिंग नहीं हुई है, तो जो मेरा रिव्यू होगा वो इसी पैरामीटर्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से। कुछ स्पेसिफिकेशंस बाइक की। ये 350 सीसी की बाइक है, 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 180 किलोग्राम की बाइक है। इस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये बाइक की पावर डिलीवरी सफिशिएंट लगती है मुझे। ये बेसिकली आपकी एक सिटी बाइक है, तो सिटी बाइक में थोड़ा क्विक ओवरटेकिंग करना पड़ता है, तो उस सब चीज़ों के लिए ये सही है। जैसे कि अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे आप 60 पे चला रहे हो, आपको ओवरटेक करना है एंड ये आपने एक्सेलरेशन दी, आप निकल लोगे आगे। हाई स्पीड कितनी आती है वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरा रनिंग पीरियड चल रहा है, तो मेंटेन नहीं कर रहा हूँ मैं जो मैनुअल में लिखा है वो लिमिट्स। वरना सिटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बाइक है। पावर है, मतलब 750 सीसी से कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से तो नहीं है, बट हाँ जो सिटी में के लायक है पावर। जो आपको कभी कभी कोई कवर टेक करने होते हैं, कोई गैप दिखा वो उसमें, क्योंकि फिर वो मौका चले आता है। एंड ये एक्स्ट्रा पावर ना आपको ऐसे कि अभी देखिए ये एक्स्ट्रा पावर ना आपको इमरजेंसी के टाइम पे भी काम आते हैं, कि सब आप ऐसे किसी सिनेरियो पे फंस रहे हो तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ब्रेक मारो या फिर आप कोई ओवरटेक करो। तो उस क्विक ओवरटेक वाले सिनेरियो में आपकी बहुत हेल्प करता है। ओके, तो परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी। जितना इतना वेट है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही सही परफॉर्म करती है, कोई इश्यूज़ नहीं होते। ये क्या हो गया, यहाँ पे सड़क के चढ़ा के निकाल दिया। टॉर्क से काफ़ी अच्छा है, टॉर्क की इंजन लगा मेरे को, कोई इतनी टेंशन नहीं आती है। पानी आ गया, जूते गंदे हो जाएंगे। टायर भी साफ हो जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी हैंडलिंग। अब 180 किलोग्राम होने के बावजूद भी इसकी हैंडलिंग ना बहुत सही है। ये इसका चैसी बहुत ऐसे निम्बल है, जो आपको कोई लोगों को पसंद आता है कि ना ट्रैफिक में सांप बनना होता है, तो उनके लिए सही है ये। बट ज़्यादा लीन नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक। ये मेनली तो रोडसर बोलेंगे या फिर सिटी ड्राइव के लिए बोलेंगे, तो ज़्यादा लीन करोगे तो गिरोगे। बट हाँ, जो ट्रैफिक में नॉर्मल आप कटिंग करते हो, जो ट्रैफिक वीविंग थ्रू ट्रैफिक जो होता है वो टर्म, वो उसके लिए ये अच्छी बाइक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है।
आपको ये बाइक शुरू में लोअर स्पीड में थोड़ी हैवी लगेगी, बट जैसे थोड़ी स्पीड करती है इवन 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसका दिख जाता है कि हाँ ये बाइक चलाने में आसान है। और काफ़ी स्टेबल बाइक है, कोई स्ट्रेट रोड आएगा तो दिखाऊंगा आपको मैं। देखिए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। लोग ना यूजुअली क्या करते हैं, उन लोग 0 to 100 ही देखते हैं। तो 0 to 100 आपको थ्रिल तो देता है, बट जो 100 to 0 का टाइम होता है ना, वही आपका बचाता है कि कितने देर में रुक जाती है बाइक। इमरजेंसी ब्रेकिंग में ना बहुत सी चीज़ मतलब वो होनी चाहिए आपकी, कि ब्रेक आपके एक्टिवेट होते हैं, होने चाहिए। तो अभी मैं आपको, मुझे अगर खाली रोड मिलती है तो करके दिखाता हूँ ब्रेकिंग टेस्ट इसका। खाली रोड एंड स्ट्रेट रोड। पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में। ये पोल्यूशन है, कोहरा है, मिक्सचर है, समझ नहीं आता। ये बगल में UER जा रहा है, तो अगर आप लोगों को भी कभी सौभाग्य मिला है इस रोड पर आने का तो प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा कि कदा भी जा रहा है इधर। यहाँ पे ब्रेक टेस्ट करते हैं। एक सामने एक साइन है, उसके बाद मैं ब्रेक मारूंगा। देखते हैं, वह टाइम तो वीडियो को देख के चलेगा पता, 60 स्पीड में। एंड ब्रेक। ओह मस्त। ये मैंने बस कोई फ्रंट ब्रेकिंग यूज़ करी है, रियर ब्रेकिंग यूज़ नहीं करी थी। अब नेक्स्ट में रियर ब्रेकिंग के साथ यूज़ करेंगे। एक पीछे पूरा खाली है, ये पन्नी बढ़िया, इसके बाद ब्रेक मारता हूँ। फुल स्टॉप तक तो नहीं करा मैंने। बाकी टाइमिंग तो वीडियो देख के चलेगा पता कि कितना टाइम लगा। तो अभी तक 60 तक इसकी ब्रेकिंग एडिक्वेट है। हाई स्पीड्स में तो बाद में चलेगा पता, बट जितना मुझे पता है कि ठीक होनी चाहिए। एंड वैसे भी इंडियन रोड्स इतने सेफ़ होते नहीं हैं, एंड ना ही मतलब ट्रैफिक के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में भी। तो आप कम स्पीड में चलाएं तो ही सही रहेगा। एंड इसमें डुअल चैनल ABS है, तो ब्रेक्स आपके लॉक नहीं होते, तो स्किड करने का चांसेस कम होता है। तो ब्रेक तो मुझे इसके सफिशिएंट लगे फॉर सिटी ड्राइव। फिर ब्रेकिंग के टाइम पे यूजुअली आपको, अगर स्कूटी से आप आते हैं तो उसमें दोनों ब्रेक दबाते हो, रियर ब्रेक दबाते हो, बट आपको फ्रंट ब्रेक से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप क्या करते हैं, या फ्रंट, अब जब बाइक चल रही होती है ना, तो आपका मोमेंटम आपको पीछे ले जाता है, तो आपके पीछे के टायर मोटे हैं और आगे के टायर पतले होते हैं। बट आप ब्रेक मारते हो तो आपकी सारी जो वेट होता है ना फ्रंट टायर पे चले जाता है, तो फ्रंट टायर चौड़ा हो जाता है।
अगर फ्रंट ब्रेक मारते हो तो इसलिए हमेशा फ्रंट ब्रेक से यूज़ करना चाहिए मेजॉरिटी। वैसे बोलते हैं लोग 70% एंड 30%, मतलब फ्रंट ब्रेक 70% यूज़ करो और ये ब्रेक 30% यूज़ करो, तो वैसा आपका होना चाहिए। ओके, तो ब्रेकिंग हो गई। फिर इंजन हीटिंग की बात कर लेते हैं कि ये भी कंसर्न रहता है। तो अभी बात तो ऐसी है कि ठंड का टाइम है, दिल्ली में ठंड होता है, तो इसमें तो इंजन हीटिंग के बारे में पता चल नहीं रहा पता। बाकी गर्मियों के बाद ही चलेगा पता कैसे हीट करती है, तो गर्मियों में ही चलेगा पता। मतलब हाँ, अभी ठंड में चलाता हूँ, अगर कभी ट्रैफिक लाइट में रुकता हूँ तो, और हाथ सेकने होते हैं, ग्लव्स नहीं पहने होते तो इंजन के बगल में हाथ रख दो, वो हाथ से ही गर्म हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है इंजन हीटिंग तो करेगा ही, क्योंकि एयर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड नहीं है। और एयर कूल्ड का फंडा वही होता है कि हवा से होती है, तो अगर आपकी बाइक ट्रैफिक में खड़ी हुई है तो गर्म होगी, और अगर चल रही है ट्रैफिक में तो प्रॉपर कूलिंग होगी। तो ये लॉजिक है। तो ट्रैफिक में तो हीटिंग को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हीटिंग का जब समर्स में होगा, समर्स में कोई राइड करूँगा तो आपको तब बताऊँगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़, जो कि है इसके वाइब्रेशंस। भाई साहब न्यूटन मार लिया है वैसे। तो ये जैसे कि ज़्यादा भगा ही नहीं है, लोग यूजुअली बोलते हैं कि हाई स्पीड में ही इसका ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। भाई यार, इंडिया में यही दिक्कत है कि रोड के खाली दोनों साइड देखना पड़ता है कि कोई राइट वे से आ रहा हो कि नहीं, या फिर कोई रॉन्ग वे से आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो वाइब्रेशंस तो 60 तक कोई वाइब्रेशन मुझे फील नहीं होता है। 70 ले जाने की कोशिश करता हूँ। सेवेंटी में फुट पैक में हल्के हल्के वाइब्रेशन आ गए, बट इतना भी नहीं है कि आपको दिक्कत देगा वो, क्योंकि पूरी बॉडी हिल रही है, ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से सही है ये। फिर हैंडल मारने तक वाइब्रेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाई स्पीड्स में वाइब्रेशन तो उसका होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिंगल सिलेंडर इंजन है, ठीक है। तो सिंगल सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वो ना बैलेंस आउट नहीं होता। अगर आपके 2 सिलेंडर होते हैं ना, तो उसमें वाइब्रेशन फिर भी कम होते हैं, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो इसमें तो एक ही चल रहा है, तो इसलिए बैलेंस आउट नहीं हो पाता, तो ये वाइब्रेट करेगी। कोई भी सिंगल सिलेंडर वाइब्रेट करेगी, बट उसका वही है कि कैसे रिफाइनमेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका रिफाइनमेंट तो ठीक ही है, उतना बेकार भी नहीं है। बट वो बोलता है कि होंडा वाली बाइक्स थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड होती है, उनमें वाइब्रेशन उतना नहीं होता। इसमें भी मुझे 60 तक तो कुछ फील नहीं हुआ। अब 60 के ऊपर जो भाई लोग चलाते होंगे उनको पता होगा, भाई लोग या बहन लोग, कि वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता। तो ये तो इसका वाइब्रेशन रहा। तो मेरा सर्विस वाला वो आ गया, उसको सर्विसिंग भी करानी है, सर्विसिंग ड्यू है। अब
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सीट। इसकी सीट है बहुत हार्ड, तो आपके पिछवाड़े में दर्द करेगा भाई। अगर आप लॉन्ग टूर जा रहे हो तो सजेस्ट तो ये करूँगा कि कोई कुशनिंग लगा लो, या फिर जेल वेल आते हैं, या फिर पूरी सीट चेंज करा लो, क्योंकि ये सीट लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं बनी है, दर्द करता है। ये मैंने जैसे कि अभी तो चलो फिर भी कम चलाई है, तो वो धीरे धीरे ना वो आपको फील हुआ था ये थोड़ी हार्ड है। लोगों ने बोला है कि इसकी कुशनिंग लास्ट जनरेशन से थोड़ी इम्प्रूव करी है, बट अभी भी है, इम्प्रूव्ड है वो तो मेरे को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने पुरानी जनरेशन ट्राई नहीं करी है। बट हाँ, थोड़ी सी हार्ड है ये इसका सीटिंग। ये भाई सब क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका सस्पेंशन मुझे इसके ठीक लगे, वही सेम चीज़ इसको भी अपडेट करा है बोला गया है इस वाले मॉडल में, नए मॉडल में। तो उतना हार्ड भी नहीं है, उतना सॉफ्ट भी नहीं है, गड्ढे उतने फील होते नहीं हैं, आपके पूरे बॉडी में ऐसे आता नहीं है, झटके सारे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इसका ना एक तो वो है कि इसका जो आपका सीटिंग पॉस्चर है ना, अच्छा इस बारे में बात करता हूँ। अब इसका जो हैंडल बार है, अब क्या है कि इसका जो सीटिंग पॉस्चर है ना, उसमें थोड़ा आपको आगे झुक के बैठना पड़ता है। अरे इतनी सारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो खाना भी ना मिल रहा है, सही है यार। मतलब कुछ जामा हो रहा होगा, क्या एक्सीडेंट हो गया, तो खाना मिल रहा है, अच्छी बात है। हाँ, तो हैंडल बार, तो उसका सीटिंग पॉस्चर जो है ना वो थोड़ा आगे की तरफ लीन्ड है। तो अगर अब थोड़ा आगे हो सकता है कि आपको शोल्डर पेन, रिस्ट पेन या जॉइंट पेन हो इसके वजह से, क्योंकि आप आगे झुकते हो तो पूरा आपका बॉडी का वेट आगे जाता है। तो जिन भाई लोग के हाइट थोड़ी छोटी है, भाई बहन लोग के, या फिर जिनका थोड़ा आमदन छोटी है, तो उनको आगे झुक के बैठना पड़ता है। जैसे कि मैं लंबा हूँ तो मैं थोड़ा अपराइट बैठ सकता हूँ, तो मेरा पॉस्चर सही रहता है। तो ये इशू हो सकता है। वैसे इसमें भी बोला गया कि अपडेट करा है कि थोड़ा हैंडल बार थोड़ा टुवर्ड्स राइडर करा है, तो आपको उतना झुकना नहीं पड़ेगा। जैसे कि पहले अगर आगे था, अब थोड़ा पीछे कर दिया है, तो आपको उतना झुकना नहीं पड़ेगा आगे, तो इससे आपका थोड़ा पॉस्चर अपराइट हो जाता है। वरना ये तो मैंने देखा है कि आजकल लोग जो हैं वो इस पर मीटियोर का हैंडल बार लगा रहे होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपका मीटर का हैंडल बार लगाने का। तो पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, पुलिस वाले से कौन थे। उससे क्या होता है कि थोड़े ना आपका वो रेज्ड है, तो आपकी हाइट थोड़ा वो ऊपर हो जाती है हैंडल, तो उससे आपका पॉस्चर भी ठीक हो जाता है, तो आपको थोड़ा झुकना नहीं पड़ता। तो अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है इस बाइक में कि ज़्यादा आगे लीन हो रहा है, पड़ रहा है, पेन हो रहा है, तो आप वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं करा वो, तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ लोग करते हैं तो, और उनके फीडबैक अच्छे हैं। मुझे तो अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, और अगर दिक्कत आती है तो मैं भी देखता हूँ, क्या बताओ मेरे को भी वो हैंडल बार लगाना पड़े। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका, फिर क्या बचा, सस्पेंशन हो गए, ये हो गया। हॉर्न की बात करते हैं। हॉर्न इसका एडवोकेट है कि हाँ भाई ट्रैफिक में लोग सुन लेंगे आपको कि हाँ आप आ रहे हो या बाइक आ रही है, किसी को अलर्ट करना होता है बेसिकली हॉर्न का काम। तो हाँ वो हॉर्न सफिशिएंट है।
कि लोग शीशे बंद होंगे, गाने सुन रहे होंगे, फिर भी आपको वो सुन पाएंगे। फिर अभी विंड ब्लास्ट तो उसमें फील होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर लॉन्ग टूर में जा रहे हो आप, तो आपको इसका विंड वाइज़र से जो वाइज़र आता है वो लगाना चाहिए, विंडशील्ड, ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो मुझे इसकी अच्छी लगी। फिट एंड फिनिश भी ठीक था। कलर्स इसके बहुत सही लगते हैं मेरे को, सारे के सारे। अरे यार, उधर लिखना पड़ेगा। डॉगी क्वालिटी सी है, फिट एंड फिनिश इसका अच्छा है, क्वालिटी भी ठीक है, कुछ में कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। फिर बात कर लेते हैं इसके ये ट्रिपर के बारे में। यार ट्रिपर ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, ये नेविगेशन के लिए बहुत काम आती है। फ़ोन की इतनी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब काफ़ी लोगों को इसमें ट्रिपर में ना दिक्कत आती है कि वो टर्न्स गलत बताता है, कैसे कैसे वो हो सकता है। बट इसमें वही है कि एक ड्रॉबैक है कि क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो पूरा मैप दिखाता नहीं है आपको। बट हाँ, ये आपको आगे के नेक्स्ट 2 टर्न्स दिखाता है, जैसे कि अभी आप कौन से टर्न लेंगे, फिर उसको मतलब कितने मीटर में लेंगे, फिर उसके बाद अब जो टर्न लेंगे वो कितने मीटर में आपको लेना पड़ेगा। तो इसका नेविगेशन में बस ये है, विच आई थिंक इज़ सफिशेंट। बाकी लोग इसमें वो कार प्ले और बाइक प्ले लगाते रहते हैं, वरना फ़ोन भी माउंट करते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नेविगेशन इसका पसंद नहीं आया तो। फ़ोन में ऑन करने में दिक्कत वही होती है कि अब वाइब्रेट होता है तो फ़ोन का वॉइस स्टेबलाइज़र वो ख़राब होता है, ऐसा कुछ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर स्पीडोमीटर इसका पार्शियल एनालॉग पार्शियल डिजिटल है। तो स्पीड आपकी एनालॉग में दिखाती है, बाकी आपका फ्यूल रीडिंग वो सब ओडोमीटर वो सब डिजिटल है। तो जैसे कि अभी दिखा रहा है इसमें इको कितना किलोमीटर चल चुका है। इसमें ट्रिप एफ भी होता है। ट्रिप एफ आपका जब होता है जब आप लास्ट मतलब रिजर्व में आ चुके होते हैं, तो कितने किलोमीटर आपकी बाइक रिजर्व में आने के बाद चल चुकी है, वो ट्रिप एफ होता है। इसमें इको होता है कि मतलब हाँ आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकाल रहे हो बाइक से इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, ये वो है। फिर अभी इसमें स्पैनर बना आ रहा है, तो डैट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली कि हाँ मेरे बाइक सर्विसिंग के लिए ड्यू है, उसके लिए आ रहा है। फिर टाइम दिखाता है, 2 ट्रिप्स हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी। फिर ट्रिप एफ भी आता है, ये टाइम चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये है। तो बस इसमें मुझे लगता था कि अगर आरपीएम मीटर होता ना तो अच्छा लगता देखने में, ठीक है। एंड हाँ, न्यू वाले जो हंटर में उसमें इन्होंने मतलब न्यू में भी कुछ अगस्त के बाद से शायद इन्होंने गियर सेंसर देना छोड़ दिया। तो उससे क्या होता है, बस इसमें न्यूट्रल वाला सेंसर आता है कि न्यूट्रल है वो बता देता है। और उसमें क्या दिक्कत होती है कि ना, जैसे कि मैं न्यू हूँ राइडिंग के लिए, तो आपको गियर चलता नहीं पता कि कौन से गियर में चला रहे हो आप। तो एक्सपीरियंस होकर उनको तो चल जाता होगा पता, बट न्यू को चलता नहीं पता। तो कभी कभार मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ स्पीड में, बट मैं 4th गियर में होता हूँ। जैसे कभी भी मेरे को आइडिया नहीं चल रहा कि लग रहा कि कौन से गियर में होगा, तो 4th गियर में होता हूँ, तो वो फिर बाइक पिक नहीं करती है, फिर बाइक स्टॉलिंग होने का दिक्कत हो जाता है। तो ये शायद वेटरन्स को उतना दिक्कत ना दे, बट नए राइडर के लिए ये गियर पोजीशन होना मेरे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं कई बार ऐसे अपशिफ्ट भी कर देता हूँ, जैसे 5th गियर में होऊंगा, बट फिर भी गियर चेंज करने का ट्राई करूँगा, जबकि वो गियर बचा ही नहीं होता कुछ और। फिर ये है, तो ये मुझे लगा। फिर दूसरा इसका हेडलाइट का जो सफिशेंट है, LED हेडलाइट्स हैं इसमें,
तो वो सही दे देती हैं। सिटी के हिसाब से तो सही है ये। हाईवे में शायद आपको चेंज करना पड़ जाए। जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ ना कि हाईवे बाइक नहीं है, तो हाईवे के लिए अगर आप चलाना चाहोगे तो आपको थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन तो करने पड़ेंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन हो गया, होगी, फिट एंड फिनिश हो गया, एक्सेसरीज। हाँ, एक्सेसरीज़ मैंने सारे शोरूम से लगाए थे रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल। अब लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के लिए शोरूम से बाहर से लगाते हैं आउटसाइड एक्सेसरीज़। तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही करें, क्योंकि एक तो वारंटी का इशू भी होता है, फिर ऊपर से जो आपका फिट एंड फिनिश भी अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। एंड मैंने भी देखा है कि काफ़ी सारे पार्ट्स टूटे हैं या जो एक्सेसरीज लगाए हैं उसके वजह से बाइक का चैसी में दिक्कत आई है, कुछ आई है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो आप जब अराउंड 2 लाख के राउट तो पड़ ही आती है, जब 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो थोड़ा पैसे और खर्च के ओरिजिनल एक्सेसरीज लगा लो, बाद में तुम्हें ही हेल्प करेगा ये। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वारंटी या इंश्योरेंस क्लेम पे डिनाई हो जाता है क्योंकि आउटसाइड एक्सेसरीज लगे होते हैं। तो थोड़े पैसे लगा के ओरिजिनल एक्सेसरीज ही ले लो, डिस्काउंट भी मिल जाएगा तुम्हें। बोलोगे सुनते तो वैसे नोटिंग तो करते हैं कि नहीं देते, बट हाँ डिस्काउंट मिल जाता है अब अगर आप ज़्यादा एक्सेसरीज लेते हो तो। फिर उसके बाद मैंने एक्सेसरीज लगाए थे सम गार्ड, इंजन गार्ड और बैक रेस्ट। तो अगर आप पिलियन के साथ ज़्यादा ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, तो बैक रेस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि ना इसकी टॉर्क ज़्यादा है। तो पिलियन को ना कुछ रोकने का है ही नहीं पीछे, तो वो गिर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी लगा सकते हो अगर ऑप्शनल है, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है कि ये बैक रेस्ट लगने के बाद ना थोड़ी बाइक की लुक इन्हांस हो जाती है, ठीक है। तो इंजन गार्ड एंड बैक रेस्ट, ये मुझे लगता है कि दिस इज़ मोर फॉर इन्हांसमेंट। यूज़ भी है इनका, बट इनसे इनका थोड़ा लुक थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी जो सम गार्ड है, सम गार्ड का तो मैंने प्रॉपर प्रैक्टिकल यूज़ देखा, क्योंकि मिट्टी मेरे सम गार्ड में ना बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। तो वही सब मिट्टी अगर सम गार्ड नहीं होता तो इंजन पे चले जाती, तो और फिर गंदा हो जाता। तो वो सब तो मैंने देखा कि हाँ भाई सम गार्ड काम की चीज़ है। सम गार्ड का आपको फंक्शन हर दिन दिखेगा जब आप चलाएंगे। इंजन गार्ड और बैक रेस्ट का तब दिखेगा जब बाइक खुदा ना खास सके आपका कोई भी एक्सीडेंट हो गया, जब बाइक गिर गई तब। एंड बैक रेस्ट का तब दिखेगा आपको जब आपके साथ कोई पिलियन बैठेगा, ठीक है। और इनकी ना क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं आफ्टर मार्केट से। थोड़े महंगे होते हैं बट क्वालिटी अच्छे होते हैं, फिटिंग इनकी अच्छी होती है। वारंटी में कोई इशू नहीं आएगा, इंश्योरेंस में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्लेम में इंश्योरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इशू आएगा क्योंकि आपने ओरिजिनल एक्सेसरीज लगा रखे हैं कंपनी वाले, ठीक है। और ये आपका नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ में वो ऐड भी होता है इंश्योरेंस के वक्त, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं नहीं। उसके बाद लाइट्स सीखते हैं, हॉर्न सी है, इंडिकेटर इसके सही है सारे, एलईडी तो नहीं है, नॉर्मल है। हेडलाइट इसकी एलईडी वाली है। बाइक की साउंड अच्छी है, मतलब अब मैंने कभी बुलेट की ओरिजिनल साउंड तो सुनी है नहीं, कि सब जो बुलेट या क्लासिक, क्योंकि सब जो भी लेते हैं वो यूजुअली इसका एग्जॉस्ट चेंज ही कर देते हैं। तो वैसे उतना लाउड नहीं है बट उतना माइल्ड भी नहीं है, ये अच्छी आवाज़ देती है।
एक दिन मैं केवल इसका साउंड रिकॉर्डिंग करूँगा विद नो बैकिंग कमेंट्री, तो आप सुन के बताइएगा कैसा लगेगा आपको। फिर मतलब सही है, एंड लोगों को मन करेगा कि इसका एग्जॉस्ट नोट चेंज करने का, साइलेंसर चेंज करा देता है वो लोग, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो ना ही करे, डू इट एट योर ओन रिस्क। ठीक है, मुझे कभी भी ऐसा बॉडी पार्ट चेंज करने में, किसी कोई दूसरा लगाने में वो मन नहीं करा। एक्सेसरीज आप लगा सकते हो, बट पूरा बॉडी जो मेन चीज़ है इसका, उसको चेंज करने में को मन नहीं करता। ऊपर से चालान भी है, एंड हाँ इंश्योरेंस वारंटी का भी आपका, जैसे मैंने बोला कि वो कर सकते हैं दफड़ा सर्विस वाले या फिर इंश्योरेंस वाले। फिर स्टेबिलिटी तो है इसमें बाइक में। रस्टिंग तो मेरे को अभी तक कुछ दिखी नहीं, बाकी मैं चेक कर लूँगा, वो तो बारिश में चलेगा पता। इसमें साड़ी गार्ड लगा होता है लेफ़्ट साइड में। एंड कैमरास इसके मुझे थोड़े इनसफिशिएंट लगे, या तो फिर मैंने ढंग से एडजस्ट नहीं करा हुआ है, क्योंकि पूरा दिखता नहीं है। अरे उनको देख के कोई चीज़ आ गई। ग्राउंड क्लियरेंस इनका ठीक ही है, नए मॉडल में थोड़ा इम्प्रूव करा है, 10 मिलीमीटर बढ़िया, शायद 150 हो गया, 160 हो गया। तो सिटी के लिए के जो गड्ढे होते हैं उसके लिए तो ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा ऐसे ऑफ रोडिंग करेंगे तो उसके लिए तो दिक्कत होगी, उसके लिए नहीं बनेगी। फ्यूल, अच्छा माइलेज मैंने अभी रिफ़िल कराया रिसेंटली, तो मैंने टैंक टू टैंक कैलकुलेट किया था, तो उस टैंक टू टैंक के हिसाब से मेरे को 39 पॉइंट समथिंग की माइलेज मिली। मैं उसका ऐड कर दूंगा बाद में, वीडियो में एडिट कर दूंगा। तो मेरा अराउंड 422 या कुछ किलोमीटर चली थी बाइक, एंड 10 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का फ्यूल लगा था, तो उसके हिसाब से मेरी 39 की माइलेज आई थी। हाँ, बट ये भी है कि मेनली ऐसे मैं खुले रास्ते में चलाता हूँ, तो सिटी में शायद कम आएगी आपको, एंड मैं उतना भगाता भी नहीं हूँ, तो वही सब चीज़ें हैं। माइलेज आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड कर रहे हैं। ज़्यादा भगाओगे तो ऑब्वियसली माइलेज देगी नहीं, एंड नॉर्मली चलाओगे तो माइलेज निकाल देती है बाइकें। एंड दिस इज़ बिफोर फर्स्ट सर्विस। लोग यूजुअली बोलते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद आपकी हीटिंग कम हो जाती है, वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, माइलेज बढ़ जाती है, क्योंकि सब चेंज हो जाता है ऑयल। तो अब सिटी में का फिर भी है, सिटी में मुझे लगता है कि 30 तो निकाल ही देगी। ठीक है, 30 इज़ अ गुड माइलेज फॉर दिस बाइक, जो मुझे लगता है। 30 से ऊपर जो भी है वो तो बस चेरी ऑन टॉप जो होता है वो बोलते हैं वो है। एंड मुझे अब क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी इस बाइक में, या मुझे इसका लुक पर अच्छा लगता है। ठीक है, बेस्ट लुकिंग बाइक अंडर 2 लाख, प्रोपोर्शनेट है, लोग मुड़ के देखते हैं, कलर्स इसके सारे अच्छे हैं। ठीक है, हैंडलिंग में सही है, ड्राइविंग में मज़ा आता है इसमें, कोई थकान नहीं होगी आपको उतनी, मेरे को थकान होती नहीं है। जो चीज़ आपको सिटी बाइक में चाहिए वो आपको मिल जाती है, बारिंग माइलेज। डेली कम्यूट में बस माइलेज का थोड़ा मुझे लगता है दिक्कत होगी, बाकी सब ठीक है। इसका एक्सेसरीज इसके अच्छे आते हैं, तो उससे आप बाइक की लुक्स मॉडिफाई कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। ये बहुत ही अच्छा फंक्शनल ट्रिपर दे रखा है, ये सही है। प्लस एक तो मेरे को मेन चीज़ ये था कि रॉयल एनफील्ड के ना, अगर आपको सर्विस सेंटर से कोई दिक्कत आ रही हो तो
हर दूसरा मैकेनिक रॉयल एनफील्ड का बाइक सर्विस कर सकता है, इतनी पॉपुलर बाइक है और आपको पार्ट्स पे आराम से मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड सर्विस, क्योंकि आपको यही काम आता है टुवर्ड्स योर फॉर ओनरशिप एक्सपीरियंस की हाँ ये चीज़ें आप करोगे तो आपको यही काम आता है। तो इसलिए उस हिसाब से तो ये बहुत सही है। इसके बाद सस्पेंशन ठीक ठाक है। ओवरऑल इसका ना पैकेज एज अ पैकेज ये बहुत अच्छी बाइक है, बट ये वही लगता है मुझे टूरिंग के लिए नहीं बनी है। ये लोग करते हैं, अब भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट टूरिंग के लिए नहीं बनी है ये, क्योंकि टूर पे यूजुअली हाई स्पीड में चलाना पड़ता है तो ये उतना नहीं करेगी। बट हाँ आप थोड़ा थोड़ा बेसिकली आपका जो कन्वीनियंस होता है, कंफर्ट होता है, उसको आप ऐड कर करके इसको आप टूरिंग बाइक भी बना सकते हैं। तो सीट चेंज कर लिया, वो हैंडल बैग्स लगा लिए, ठीक है, नेविगेशन लगा लिया, वाइज़र लगा लिया, सस्पेंशन थोड़े एडजस्ट कर लिए, पेलोड उसका चेंज कर लिया, तो वो कर करके आप भी इसको बना सकते हैं। बाकी जो इसका मुझे लगा कि सबसे मेजर यूएसपी कि वो था आपका यही सर्विस वाला, क्योंकि अब रॉयल एनफील्ड के ना सारे बाइक 350 सीसी के हैं एंड सब सेम है, तो थोड़े बहुत पार्ट शेयरिंग तो होती ही है। तो वही है कि इसकी अगर ये बाइक बेचना बंद भी हो जाती है तो फ्यूचर में आके आपको पार्ट अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं होगी। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स योर ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये सब आपको कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव्स पे आते हैं। नेगेटिव्स इसके यही है, एक तो इसकी सीट बड़ी बेकार है यार, ठीक है, एंड क्योंकि चलो इसका ये डिज़ाइन ही है, क्योंकि इसका पॉस्चर थोड़ा आगे से है ना, तो वो आपको दिक्कत पड़ सकती है इसकी चलाने में कि हाँ भाई ये तो पेन कर रहा है, ठीक है। एंड वैसे वही सेम चीज़ हाईवे टूरर, ये पावर नहीं है जितना मुझे लगता है कि 90 के ऊपर ये वाइब्रेट करेगी, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ आपको ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ेंगे या फिर आपका जो ट्रिप हो थोड़ा लंबा हो जाए। तो उन सब मामले में थोड़ी अच्छी नहीं है ये। एंड जैसे कि इसमें गियर इंडिकेटर ने अलावा वो डालना चाहिए था यार। अब मुझे पता नहीं, सर्विस सेंटर में जाके पूछूंगा मैं कि क्या पता वहाँ पे वो पैसे लेके फ़िट कर दें, ठीक है। अगर पैसे लेके फ़िट करते हैं तो मतलब मैं लगवा ही लूँगा कि ये वो बहुत काम की चीज़ होती है। वरना शायद RE1 ने बोला है कि वो रेट्रोफिट करेंगे जब अवेलेबल हो जाएगा, बट फिर भी ये उस हिसाब से तो मतलब मुझे लगा कि ये होना चाहिए था इसका गियर सेंसर। बाकी मतलब क्या बोलूँ, बाकी ना ऐसे कुछ इसके कोई कॉन्स है नहीं सिवाय इनके, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए बाइक बनाई गई है ना, अपार्ट फ्रॉम माइलेज कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ठीक है, पॉस्चर आपका ऐसे लेड बैक नहीं है, आगे लीन होके है, तो सिटी बाइक्स में वैसे ही होता है, ठीक है। अगर आप टूरर होते तो आप आराम से पीछे होके बैठते, बट सिटी बाइक में आपको आगे लीन होके ही बैठना पड़ता। तो ऑल इन ऑल बस हाँ, इसमें मुझे ये लगा था कि इस चैसी पे ना ये लोग थोड़ा पावरफुल इंजन दे सकते थे, 450 वाला जो गोरिल्ला में आता है।
बट फिर वही है, फिर गुरारा का मार्केट ख़त्म हो जाता। बट क्यों होता, क्योंकि वो उसके लुक थोड़े अलग है, इसके थोड़े अलग से। एंड रॉयल एनफील्ड का सिस्टम यही है कि 350 सीसी में इंजन में उन्होंने कितनी बाइक्स निकाल दी। एक मिनट, हंटर हो गई, फिर क्लासिक हो गई, फिर बुलेट हो गई, फिर मीटियर होगी। हाँ, तो जब 350 सीसी में वो लोग 4 बाइक निकाल सकते हैं, तो 450 में एक हिमालयन गोरिल्ला और हंटर भी निकाल देते यार। तो कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे लगता है कि हाँ, इसका चैसी बहुत अच्छा है। हिसाब से क्या होता है, इसमें थोड़ा पावरफुल इंजन होता तो सही रहता। फिर बस यही था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। बाकी आपको अगर वीडियो लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपके कोई क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द बाइक तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कि आपको बाइक में अच्छा लगा, सॉरी, क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा, या फिर क्या आप, अरे यार ये बाइक के चक्कर में ना, नमन व्लॉग्स ये भगाएगा अभी बाइक, सॉरी कार यहाँ पे। मीटअप ना हो रहा हो, चलो सही टाइम पे ख़त्म हो गया मेरा ये। काफ़ी ना ऐसे, मतलब बड़े बड़े ब्लॉगर्स, मतलब क्या बोलूँ, कई बार बहुत तमाशा करते हैं। तो ठीक है, काफ़ी अच्छे भी होते हैं, सही है। हाँ, तो कंटिन्यूइंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको बाइक के बारे में पसंद आई, या फिर आपका अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस, कोई सवाल हो आपके पास, वीडियो स्टाइल कैसा लगा, कुछ अलग करना चाहिए। नेक्स्ट में वीडियो में प्रॉब्ली मैं अपना सर्विस एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा हुआ था, क्योंकि सर्विस में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। पहली बार, मतलब पहली बाइक है मेरी, मैंने फर्स्ट सर्विस होगी बाइक भी, तो देखते हैं भी कहाँ कहाँ पे वो आप लोग का काटने की कोशिश करते हैं सर्विस सेंटर वाले। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।